नमस्कार। नाटक दृश्य काव्य है और यह एक साथ साहित्य भी है और कला भी है। प्राचीन आचार्यों ने साहित्य को विद्या माना है और कला को उपविद्या। नाटक में ललित कलाएं सिद्ध हो जाती हैं और अपने दृश्यत्व के कारण यह आम जन से अधिक संवाद करने में सक्षम हो जाता है। हमारे देश में नाट्य लेखन की प्राचीन परंपरा है। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार भास हुए थे, जिन्होंने अनेक नाटक दिए। संस्कृत में शूद्रक का नाटक मृच्छकटिक विश्व का पहला यथार्थवादी नाटक माना जाता है। नाट्य शास्त्र हमारे देश के नाट्य चिंतन का आकर ग्रंथ है। भरत मुनि के इस ग्रंथ में नाटक की समग्रता को, नाटक की कला को, नाटक के प्रदर्शन को, नाटक की संरचना को विवेचित विश्लेषित किया गया है। हिंदी में नाटक की शुरुआत लोक नाट्य से मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि सिद्ध कन्हप्पा ने 9वीं शताब्दी में समाज की परिगणित जातियों के साथ मिलकर लोकनाट्य स्वांग की शुरुआत की थी। मध्यकाल में रामलीलाओं का प्रचलन रहा। स्वयं तुलसीदास ने रामलीला का प्रचार किया। कृष्ण लीलाओं का मंचन होता रहा। देव, जो रीतिकाल के आचार्य कवि हैं, उन्होंने भी नाटक के क्षेत्र में देव माया प्रपंच नामक एक कृति दी। लेकिन नाटक की वास्तविक शुरुआत हिंदी में भारतेंदु युग में हुई। भारतेंदु के पहले रीवा नरेश महाराज विश्वनाथ सिंह ने आनंद रघुनंदन नाटक लिखा था, जो राम कथा पर आधारित था। भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र जी, जो गिरधर उपनाम से कविताएं लिखते थे, उन्होंने नहुस नाटक लिखा। 1857 में यह नाटक प्रकाशित हुआ। भारतेंदु ने हिंदी नाटक को उसका वास्तविक स्वरूप दिया और भारतेंदु युग में नाटक और पत्रकारिता के माध्यम से हिंदी नवजागरण का प्रसार हुआ। भारतेंदु युग के अनेक नाटककारों ने ऐतिहासिक और पौराणिक नाटकों की रचना की। ऐतिहासिक नाटक इतिहास की आवृत्ति नहीं करते हैं। ऐतिहासिक नाटक इतिहास की पुनर्सृष्टि करते हैं। ऐसा माना गया है कि साहित्य और इतिहास की दृष्टि परस्पर विरोधी होती है। साहित्य की दृष्टि संश्लेषणात्मक होती है। कई कई युगों को साहित्य मिला देता है संवेदना के स्तर पर। लेकिन इतिहास एक कालखंड को दूसरे कालखंड से अलग करता है। इसलिए कवि दिनकर ने कहा था कि अंधा चका चौध का मारा, जाने क्या इतिहास बेचारा। ऐतिहासिक नाटक हिंदी में इसलिए लिखे गए, हिंदी ही नहीं भारतीय भाषाओं में इसलिए लिखे गए कि अंग्रेजों ने हमारे गौरवपूर्ण अतीत को एक तरह से दूषित करने का प्रयास किया था अपने इतिहास लेखन के माध्यम से। हमारा देश आध्यात्मिक चिंतन में लीन रहने वाला देश था। इसने माना कि यह संसार नश्वर है, तो जो नश्वर है उसका लेखा जोखा क्या, उसका विवरण क्या। हमारे यहां पुराण लिखे गए जिनमें जीवन मूल्य सन्निहित हैं, जिनमें ऐतिहासिक घटनाएं भी हैं, ऐतिहासिक पात्र भी हैं,
लेकिन परंपरा का सातत्य नहीं है। ऐतिहासिक नाटकों के माध्यम से हमारे नाटककारों ने इतिहास की पुनर्सृष्टि की। जो ओझल पक्ष है हमारी संस्कृति का, जो गौरवपूर्ण अतीत है, उसको उद्घाटित करने के लिए उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण विधा के रूप में नाटक का चयन किया। भारतेंदु ने अनेक नाटक लिखे। उन्होंने संस्कृत के नाटकों का भी अनुवाद किया। शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ नेवी का दुर्लभ बंधु के नाम से अनुवाद किया। इस युग में अनेक नाटककार आए जिन्होंने ऐतिहासिक नाटक लिखे और सारे के सारे नाटक रंगमंच की दृष्टि से भी सफल हुए। भारतेंदु युग के नाटकों ने सीधे जन संवाद किया। इस युग में रोमांटिक नाटक भी लिखे गए, ऐतिहासिक नाटक भी लिखे गए, प्रहसनों की भी रचना हुई, सामाजिक समस्याओं पर भी नाटक लिखे गए और पौराणिक वृत्तों को आधार बनाकर भी अनेक नाटकों की रचना हुई। भारतेंदु युग में सबसे अधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे गए। उद्देश्य यह था कि पराधीन देश की हताश जनता अपने अतीत के गौरव को पहचाने, वह उन मनीषियों का साक्षात्कार करे जिन्होंने अपनी साधना से, अपने शौर्य से और अपने तेज से मनुष्यता का एक नया इतिहास रचा था। भारतेंदु युग में किशोरी लाल गोस्वामी हों, भारतेंदु युग में अनेक जो देवकी नंदन त्रिपाठी हों, शीतल प्रसाद त्रिपाठी हों, राम गोपाल जी हों, खड्ग बहादुर मल हों, बालकृष्ण भट्ट हों, हरिऔध ने भी नाटक लिखा, प्रद्युम्न विजय, तो ये सब के सब कहीं न कहीं इतिहास और पुराण के माध्यम से अपने देश की जनता को जगाने की कोशिश कर रहे थे। बंगला में नाटक की विधा कुछ पहले विकसित हो गई थी। माइकल मधुसूदन दत्त के नाटकों का हिंदी में अनुवाद हुआ, मैकबेथ का हिंदी में अनुवाद हुआ, रोमियो एंड जूलियट का हिंदी में अनुवाद हुआ, एज यू लाइक इट का हिंदी में अनुवाद हुआ। तो भारतेंदु युग में अनुवाद भी हुए। लेकिन अगर संख्या की दृष्टि से विचार किया जाए, प्रभाव की दृष्टि से विचार किया जाए, लोकप्रियता की कसौटी पर परखा जाए, तो इस युग में ऐतिहासिक नाटक काफी महत्वपूर्ण हुए। इस युग में विक्टोरियन युग के नाटकों का मंचन होता था। इस युग में आप देखेंगे कि पारसी रंगमंच विकसित था, किंतु हिंदी का अपना रंगमंच भी इस युग में विकसित हुआ और इस युग के रंगमंच ने जनता के भीतर आस्था, उमंग और आशा का संचार किया। भारतेंदु ने 6 नाटकों के अनुवाद किए। भारतेंदु ने 2 नाटकों का रूपांतरण किया, सत्य हरिश्चंद्र और विद्यासुंदर के रूप में। और भारतेंदु के 8 मौलिक नाटक थे, चंद्रावली, नील देवी, सती प्रताप, भारत दुर्दशा, प्रेम जोगनी, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, विषस्य विषमौषधम, अंधेर नगरी। ये नाटक अपने आप में इतने परिपक्व हैं और इनमें अपने युग के जटिल प्रश्नों से जूझने की शक्ति है। प्रेम जोगनी यथार्थवादी नाटिका है। विषस्य विषमौषधम में व्यंग की गहराई है। इस युग में लाला श्रीनिवास दास हुए परीक्षा गुरु के लेखक।
जिन्होंने रणधीर प्रेम मोहिनी, संयोगिता स्वयंवर जैसे ऐतिहासिक नाटकों की रचना की। प्रताप नारायण मिश्र ने अनेक नाटक लिखे। पंडित अंबिका दत्त व्यास हुए, उन्होंने भारत सौभाग्य नामक नाटक लिखा। इसमें राजभक्ति थी। केशवराम भट्ट बिहार में हिंदी पत्रकारिता के जनक थे। उन्होंने भी नाटक और रंगमंच के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया। बालकृष्ण भट्ट ने अनेक नाटकों के अनुवाद भी किए और ऐतिहासिक नाटक भी लिखे। काशीनाथ खत्रे से युग के महत्वपूर्ण नाटककार हुए। उनके बाद प्रसाद ने ऐतिहासिक नाट्य लेखन को एक सार्थक दिशा दी, एक नई अर्थवत्ता दी। सज्जन के माध्यम से 1910 में उनकी नाट्य यात्रा शुरू हुई, जो ध्रुव स्वामिनी तक 1933 तक चलती रही। कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, अजात शत्रु, विशाख, कामना, जन्मेजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी ये प्रसाद के नाटक हैं। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी तीनों ऐतिहासिक नाटक हैं। स्कंदगुप्त के माध्यम से गांधीवाद को स्वर दिया गया है, राष्ट्रीय चेतना का प्रसार किया गया है। चंद्रगुप्त के माध्यम से हताश राष्ट्र को नायकत्व प्रदान करने की पहल की गई है और ध्रुव स्वामिनी नाटक के माध्यम से प्रेम और पुनर्विवाह की समस्या पर विचार किया गया है। प्रसाद के बाद लक्ष्मी नारायण मिश्र, जिन्हें समस्या नाटककार माना जाता है, उन्होंने अनेक ऐतिहासिक पौराणिक नाटक भी लिखे। मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, इन लोगों ने हिंदी के ऐतिहासिक नाटकों के विकास में काफी महत्वपूर्ण योगदान किया। नंदकिशोर आचार्य, भीष्म सहनी ने भी नाटक के प्रसार में, ऐतिहासिक नाटक के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। हमारे लिए यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि हमारे अपने क्षेत्र के एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक प्रखर नाटककार और एक समर्पित शिक्षक दिवाकर राय जी ने कई नाटकों की रचना की है और उनके प्रायः सारे नाटक ऐतिहासिक नाटक हैं। राष्ट्र पुजारी 1912 में प्रकाशित उनका पहला नाटक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य पर है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारतवर्ष को एकता के सूत्र में आबद्ध किया था। इस राष्ट्र के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इनका दूसरा नाटक नीली आग चंपारण में नीलहों के अत्याचार और उससे मुक्ति की कोशिश पर आधारित है। 1918 में प्रकाशित यह नाटक नाटककार के ऐतिहासिक बोध को रेखांकित करता है। अभी अभी 5 अंकों का इनका नाटक आया है, दिग्विजयी सन्यासी, जो विवेकानंद के जीवन पर आधारित है। नरेंद्र से विवेकानंद बनने की जो संघर्ष गाथा है, जो गहरी साधना है, निष्ठा और समर्पण के जो प्रतिमान हैं, उनको इस नाटक में काफी गंभीरता और चातुर्य के साथ नाटककार ने रेखांकित किया है। यह आश्वस्त करने वाली बात है, अविनाश चंद्र मिश्र के बाद दिवाकर राय चंपारण के नाटक के क्षेत्र में दूसरे ऐसे महत्वपूर्ण नाम हैं जिनका उल्लेख होना चाहिए। चंपारण के रंग कर्मियों ने भी चंपारण में नाट्य लेखन की परंपरा को विकसित किया है। ऐसे लोगों में प्रसाद रत्नेश्वर का नाम लिया जा सकता है।
राजेश रंजन वर्मा का नाम लिया जा सकता है। ऐसे कई लोग हैं। कई विद्यालयों ने रंगमंच का विकास किया। तो मैं दिग्विजयी सन्यासी के प्रकाशन के लिए प्रकाशक का धन्यवाद करता हूं और इसके लेखक को बधाई देता हूं कि आज जब हम अपनी गौरवशाली परंपरा से कटते जा रहे हैं, उस समय विवेकानंद, जिन्होंने धर्म को वास्तविक स्वरूप में विवेचित किया था, जिन्होंने हिंदू धर्म की प्रगतिशीलता को रेखांकित किया था, उनके चरित्र को हमारे सामने रखकर हमें जगाने का काम किया है। मैं इनकी साधना, इनकी रचना शक्ति को नमन करता हूं। धन्यवाद।